हेलो दोस्तों, संचार मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले साल फरवरी से अब तक रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के 1.5 साल बाद दो और देश हमास और इजराइल भी आपस में भिड़ गए हैं। इस युद्ध के बाद ये आशंका जताई जा रही है कि ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल है। दोस्तों, आपने न्यूज़ में देखा होगा कि हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया है और आप ये भी देख पा रहे होंगे कि हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे हैं और वो भी सिर्फ 20 मिनट में। और इस हमले में मेयर समेत 200 लोगों की मौत हुई है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल में मेयर समेत 200 लोगों की मौत हुई है हमास के इस रॉकेट हमले में। इस हमले के बाद इजराइल ने घोषणा कर दी कि ये युद्ध छिड़ गया है। अब हमास और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हो गया है। दोस्तों, इस युद्ध में हम आपको वर्तमान में जो युद्ध शुरू हुआ है वो और इजराइल, हमास और फिलिस्तीन के बीच सैकड़ों सालों से चली आ रही प्रतिद्वंदिता के बारे में, या यूँ कहें जैसे अपने भारत और पाकिस्तान है, कुछ इसी तरीके से हमास, इजराइल और फिलिस्तीन है। ये दोस्तों, हम आपको पहले और पिछले 2 दिन में घटित हुई घटनाओं के बारे में बताते हैं जो कि हमास और इजराइल से संबंधित है। फिलिस्तीन आतंकी समूह हमास ने इजराइल पर भीषण हमला किया। दोस्तों, हमास ने गाजा से शनिवार की सुबह अचानक थोड़े अंतराल पर इजरायली शहरों पर ताबड़तोड़ करीब 5000 रॉकेट दागे। यही नहीं दोस्तों, हमास के बंदूकधारी शहरों में भी घुस गए और कुछ कब्जा करके कुछ हमले भी किए। कई इजरायली सैनिकों को बंधक भी बना लिया। इजराइल के राष्ट्रीय बचाव सेना के मुताबिक इजराइल में शहर के मेयर ओफिर लिविस्टिन समेत कम से कम 200 लोगों को मार दिया गया। जी हाँ दोस्तों, 200 लोगों को मार दिया गया और लगभग 1100 लोग इस हमले में घायल हो गए। जी हाँ दोस्तों, 1100 लोग घायल हो गए। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम युद्ध में हैं, हम दुश्मन को छोड़ने वाले नहीं हैं। और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि इजराइल की सेना विश्व में नंबर 1 पर आती है। दोस्तों, इजराइल की सैन्य ताकत बेहद मजबूत है, जो कि दुनिया में पहले नंबर पर आती है। उन्होंने कहा कि हम युद्ध में हैं और हम दुश्मन को छोड़ने वाले नहीं हैं। इसके बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई में गाजा के करीब 232 फिलिस्तीन, जी हाँ दोस्तों, 232 फिलिस्तीनी मारे गए। वह 1600 से लगभग 1600 से ज़्यादा घायल हो गए। दोस्तों, उधर हमले के बाद हमास की सैन्य सेना, जी हाँ दोस्तों, हमले के बाद हमास की सैन्य शाखा अल कासिम के ब्रिगेड सरगना मोहम्मद डीफ ने कहा कि ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म शुरू हो चुका है। दोस्तों, ये हमास का सैन्य ऑपरेशन है जिसका नाम अल अक्सा स्टॉर्म है। उसको इन्होंने कहा, मोहम्मद डीफ ने, कि ये शुरू हो चुका है। दोस्तों, फिलिस्तीन से इजराइल के खिलाफ हर जगह मुकाबला करने का आह्वान करते हुए डीफ ने यह कहा, यह पृथ्वी पर आखिरी कब्जे को खत्म करने के लिए सबसे बड़ी लड़ाई का दिन है। दोस्तों, गौरतलब है कि हमास के लड़ाकों ने कई स्थानों पर भारी संख्या में सीमा पर कब्जा कर लिया है। वहीं गाजा पट्टी में 14 मंजिला इमारत समेत कई भवन जमींदोज हो गए हैं। इस हमले में, जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर ये हमला इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि घर, बिल्डिंग वगैरह गिरेंगे और वैसा हुआ। अभी 14 बहुमंजिला इमारत जमींदोज हो गए। दोस्तों, यह सब ऐसे वक्त हुआ जब इजरायली त्यौहार पर छुट्टियां मना रहे थे। जी हाँ दोस्तों, उस समय इजराइल में त्यौहार मनाया जा रहा था। अब इस हमले में नुकसान की
गणना इसी से की जा सकती है कि अगर अपने भारत में होली, दीपावली, ईद या किसी अन्य क्रिसमस के दिन कोई हमले हो तो कितना नुकसान होता होगा, क्या या कितना नुकसान होगा। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल में कितना नुकसान हुआ होगा। दोस्तों, इजरायली सेना के मुताबिक हमास के आतंकियों ने 22 कस्बों व सैन्य अड्डों में घुसकर बड़ी संख्या में फौजियों और नागरिकों को बंधक बना लिया है। सिर्फ बियरी के ही, मतलब बियरी एक जगह दोस्तों, सिर्फ बियरी के ही एक रेस्तरां में कम से कम 50 लोगों को हमास और इस्लामी जिहाद गुट के हमलावरों ने बंधक बना रखा है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ बियरी एक जगह है वहाँ पे, तो सिर्फ वहीं के ही एक रेस्टोरेंट को कम से कम 50 लोगों को हमास और वहाँ का जो इस्लामी जिहादी गुट है वहाँ के लोगों ने बंधक बना लिया। दोस्तों, इजरायली सेना के मुताबिक आतंकियों के खिलाफ सभी जगह सैन्य ऑपरेशन जारी है। दोस्तों, आप जाहिर सी बात है कि किसी दोस्त के खिलाफ हमला होगा, किसी देश के खिलाफ हमला होगा तो वो चुप तो बैठेगा नहीं, चाहे वो कितना भी कमजोर देश हो। आप यूक्रेन को ही देख रहे होंगे कि रूस जैसी बड़ी ताकत के सामने भी वो सीना ताने खड़ा है 1.5 साल से। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने सेना को हमास आतंकियों से खाली कराने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा, यह अभियान नहीं, युद्ध है। दुश्मन को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने हमास और फलस्तीन को सीधे सीधे कहा है कि अब उनकी खैर नहीं है। इसी बीच इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भी सेना में शामिल हो गए हैं और मोर्चे पर रवाना भी हुए। दोस्तों, बता दें कि वर्तमान प्रधानमंत्री जो कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के, उनसे पहले नफ्ताली बेनेट थे। उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी और भारत के काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। ये भी, इनकी उम्र 51 साल है और ये भी हम सेना में शामिल हो गए हैं और आतंकी मोर्चे पर, युद्ध मोर्चे पर निकल चुके हैं। दोस्तों, वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे कहा है कि कठिन घड़ी में हम इजराइल के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमास के हमले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के इजराइल के साथ एकजुटता जताई। मोदी ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की, कड़े शब्दों में निंदा की दोस्तों, और कहा, इजराइल में हमलों को लेकर काफी स्तब्ध हूँ। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों व उनके परिवारों के साथ हैं। इस कठिन घड़ी में हम इजराइल के साथ एकजुटता में खड़े हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि इजराइल के साथ भारत के काफ़ी अच्छे संबंध वर्षों से रहे हैं और इजराइल और भारत का स्वतंत्रता वर्ष भी एक ही है, 1947। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस लड़ाई का, इजराइल फिलिस्तीन विवाद का इतिहास क्या है। दोस्तों, आधुनिक समय में सबसे हिंसक कहा जाने वाला इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष हजारों साल पुराना है दोस्तों, लेकिन 20वीं शताब्दी में इसकी नई शुरुआत हुई। ये भी जान लीजिए दोस्तों, 20वीं शताब्दी में इसकी नई शुरुआत हुई है। इजराइल फिलिस्तीन विवादित क्षेत्र ईसाई धर्म की जन्मस्थली कहा जाता है, जो आज विश्व में सबसे बहुचर्चित या धर्म है, ईसाई धर्म। इजराइल फिलिस्तीन का जो विवाद है जिस क्षेत्र को लेके, वही क्षेत्र ईसाई धर्म की जन्मस्थली कही जाती है। यहूदियों के हजारों साल पुराने कई पवित्र स्थल यहाँ पे हैं दोस्तों। यहूदी धर्म जो है, जो ईसाई धर्म को मानते हैं, उनसे जुड़े कई पवित्र स्थल, हजारों साल पुराने कई पवित्र स्थल यहाँ पर अभी भी स्थित है दोस्तों। यही कई इस्लामी धार्मिक अहमियत रखने वाले स्थल भी हैं
दोस्तों यहाँ पे सिर्फ यहूदियों के नहीं बल्कि इस्लामी धर्म को मानने वालों के धार्मिक स्थल भी यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण जगह यहाँ पे हैं। यह संघर्ष क्यों शुरू हुआ, कब शुरू हुआ और उसमें कब कब क्या क्या बदलाव हुआ, ये हम आपको आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं। इजराइल कहे जाने वाले लेवेंट यानी कि पश्चिमी एशिया व पूर्वी मध्य क्षेत्र में 10,000 से 4,500 ईसा पूर्व मानव बस्तियों के साक्ष्य मिलते थे। कांस्य, लौह, कांस्य यानी कांसा, लोहा और इन इलाकों में मिस्र के अधीन कैनाइट राज्य बने। कैनाइट एक राज्य का नाम है दोस्तों। इन कैनाइट लोगों की एक शाखा से यहूदी समुदाय की उत्पत्ति हुई। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इसी कैनाइट लोगों से यहूदी समुदाय की उत्पत्ति मानी जाती है, जो एक ईश्वरवादी थे, जो कि ईश्वर को मानने वाले थे। यहूदियों के वंशजों ने 900 वर्ष ईसा पूर्व यहाँ राज्य स्थापित किया था, जिसे यहूदियों का संयुक्त राज्य भी कहा जाता था दोस्तों। लौह युग में ही फिलिस्टाइन नामक एक और समुदाय के इसी क्षेत्र में रहने की जानकारी हुई दोस्तों। जब लौह युग यानी लोहा युग माना जाता है, तो उसी युग में फिलिस्टाइन नामक एक और समुदाय की उत्पत्ति हुई, या फिर यूँ कहें कि इसी में से कुछ लोगों ने फिलिस्टाइन नामक एक और समुदाय बनाया, जिसके साक्ष्य कुछ पुरातत्ववेत्ता देते हैं। इनकी उत्पत्ति ग्रीक लोगों से मानी जाती है। देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया कि उसकी उत्पत्ति ग्रीक लोगों से भी मानी जाती है। ये अपवाद भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। वे कई ईश्वरों में भी विश्वास करते थे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है कि वो कई ईश्वर में, जैसे हिंदू में कई ईश्वर, कई देवता होते हैं, जैसे हनुमान जी, राम जी, श्री कृष्ण, वैसे ही ये लोग भी कई ईश्वरों में विश्वास करते थे। इसी वजह से एकेश्वरवादी यहूदियों ने उनके संघर्ष होते रहे। अर्थात दोस्तों जो एक ईश्वर को मानने वाले यहूदी थे, उनसे इनके संघर्ष, फिलिस्तीनियों के संघर्ष इसीलिए होते रहते थे क्योंकि फिलिस्तीन लोग कई ईश्वर को मानते थे, जबकि यहूदी लोग सिर्फ एक ही ईश्वर को मानते थे। फिलिस्तीन राज्य को मिस्र साम्राज्य ने खत्म किया। जो मिस्र साम्राज्य था, उसने फिलिस्तीन राज्य को खत्म कर दिया, जीत लिया और उसका नाम हटा दिया दोस्तों। वहीं 9 असीरियाई और 9 बेबीलोनियाई साम्राज्य के हमलों से परेशान होकर यहूदियों को कई बार पलायन करना पड़ा, यानी अपनी जगह, अपने राज्य को, अपने निवास स्थान को, अपने देश को कई बार छोड़ना पड़ा, कई बार भागना पड़ा छोड़ के दोस्तों। 539 ईसा पूर्व फारसी साम्राज्य के शासक साइरस महान ने यहूदियों को अपने राज्य लौटने, वहाँ खुद का शासन करने और अपने मंदिर बनाने की अनुमति दी। देखिए दोस्तों, साइरस महान एक बहुत बड़े शासक थे और उनकी ख्याति काफ़ी है क्योंकि ये बहुत बड़े योद्धा भी थे। उन्होंने यहूदियों को वापस 539 ईसा पूर्व यहूदियों को वापस अपने राज्य लौटने के लिए कहा और कहा कि वे अपने राज्य में अपने निवास स्थान पर आ सकते हैं और अपना शासन चला सकते हैं। उसके बाद अगले करीब 600 साल उनके लिए अनुकूल रहे, मतलब 600 साल तक यहूदियों को किसी तरीके से कोई परेशानी, बाह्य परेशानी नहीं झेलनी पड़ी। लेकिन बाद में जब सिकंदर, रोमनों और बाइजेंटाइन साम्राज्य ने यहूदियों को जीता, उनके शहर यरूशलेम व मंदिरों को तोड़ा। 600 साल बाद जब सिकंदर महान जिसको बोला जाता है, उसने, रोमन लोगों ने और बाइजेंटाइन साम्राज्य ने यहूदियों को जीत लिया, तो उनके शहर यरूशलेम वो मंदिरों, वहाँ पे स्थित मंदिरों को तोड़ डाला, बिल्कुल नष्ट कर डाला। जैसे अपने यहाँ पे मोहम्मद गोरी ने सोमनाथ के मंदिर के साथ किया था, कुछ वैसा ही उन लोगों ने वहाँ के मंदिर के साथ किया। 5वीं शताब्दी तक
एक क्षेत्र में ईसाई धर्म बहुसंख्यक हो गया। मतलब पहले तो ईसाई धर्म वहाँ पे नहीं था, यहूदी थे। फिर जब उन्होंने अपना राज्य खोया तो बाहरी लोग यहाँ पे आके बसते गए और धीरे धीरे ईसाई धर्म वहाँ पे बहुसंख्यक हो गया। और मतलब ईसाई धर्म की संख्या बाकी लोगों से ज़्यादा हो गई। अधिकतर यहूदियों ने पलायन किया। मतलब इसके बाद जब वो बहुसंख्यक हो गया तो अधिकतर यहूदियों ने पलायन कर लिया, वहाँ से चले गए अपने देश छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे उनको खतरा था, ऐसा उनको लग रहा था। 7वीं शताब्दी में अगले 600 साल के लिए इस्लामी खलीफा का शासन आया। इस्लाम में खलीफा कहा जाता है, तो 600 साल के लिए वहाँ उनका शासन हो गया। 11वीं शताब्दी में मुस्लिम व ईसाइयों में धर्म युद्ध शुरू हो गया। ये देखिए बहुत प्रचलित है धर्म युद्ध, दो धर्मों के बीच युद्ध को धर्म युद्ध कहते हैं, जिसका अहम लक्ष्य पवित्र यरूशलेम को इस्लामी शासन से मुक्त करवाना था। ईसाई चाहते थे कि यरूशलेम इस्लामी शासन से मुक्त हो जाए और वहाँ पे भी फिर से ईसाइयों का शासन हो जाए, इसलिए उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। साल 1516 में ऑटोमन साम्राज्य ने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि साल 1516 में ऑटोमन साम्राज्य ने क्षेत्र पर कब्जा भी कर लिया। तब तक युद्धों में और विकट हालात की वजह से फारसी समय में 10 लाख के मुकाबले आबादी 3 लाख रह गई। मतलब 10 लाख की आबादी थी तो, और युद्ध में मरते मारते सिर्फ 3 लाख की आबादी रह गई थी। लेकिन इसके बावजूद यहूदियों की मौजूदगी वहाँ पे बनी रही। यहूदी फिर भी वहाँ पे यथागत बने रहेंगे। 1881 में यहूदियों ने यरूशलेम व आसपास पहुंचना शुरू कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध यहूदियों के लिए आदर्श हालत लेकर आया। यानी प्रथम विश्व युद्ध जो था दोस्तों, वो यहूदियों के लिए अनुकूल साबित हुआ। 1917-18 में अंग्रेज सरकार ने यहूदियों के सपने को समर्थन दिया। अंग्रेज सरकार ने जो यहूदियों की मांगे थी या उनके जो सपने थे उसको समर्थन दिया दोस्तों। ब्रिटेन ने दिसंबर 1917 में यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। ऑटोमन साम्राज्य का क्षेत्र से नियंत्रण गया। मतलब अभी तक जो ऑटोमन साम्राज्य था जिसका यरूशलेम पे नियंत्रण था, 2017 में ब्रिटिश साम्राज्य ने उसको हराकर वापस से कब्जा कर लिया यरूशलेम पर। अब दोस्तों आते हैं वर्तमान में कि विवाद की नई शुरुआत कहाँ से हुई है। साल 1917 में ब्रिटिश अफसर आर्थर बाल्फोर ने कहा कि ब्रिटेन पराजित ऑटोमन साम्राज्य से छीने क्षेत्र में यहूदियों के लिए राष्ट्र बनाएगा। मतलब जो 1917 में ब्रिटेन ने ऑटोमन साम्राज्य राज्य छीने थे, उसको ब्रिटिश अफसर आर्थर बाल्फोर ने ये घोषणा कर दी कि उस क्षेत्र में यहूदियों के लिए एक नया देश बनाया जाएगा। राष्ट्र मतलब देश होता है। अरब मूल के नागरिक इस क्षेत्र को फलस्तीन मानते थे। मतलब जिस क्षेत्र की बात हो रही थी, अरब के लोग उसको फिलिस्तीन मानते थे। तो यहूदियों को इसमें अपनी हजारों वर्षों की प्रकृति को फिर से जीवित करने का अवसर दिख रहा था दोस्तों। मतलब एक तरफ तो अरबी थे जो इसको फिलिस्तीन मानते थे, वहीं एक तरफ यहूदी थे जिनका सपना ये था कि अपने जमीन पर अपने हजारों वर्ष की संस्कृति को फिर से जीवित कर पाए। वो इस घोषणा से, आर्थर बाल्फोर की इस घोषणा से उनको एक उम्मीद दिखी, उनको अवसर दिखा कि वो अपने इस सपने को साकार कर सकते हैं। इससे फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद को हवा मिली। मतलब फिलिस्तीन के राष्ट्रवाद को एक और हवा मिल गई दोस्तों। दंगों और हिंसा ने नया संघर्ष शुरू कर दिया। मतलब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रवाद में
अक्सर दंगे होते रहते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पे दंगे और हिंसा। यूरोप में नाजियों द्वारा यहूदियों का नरसंहार हुआ। ये यहूदी नरसंहार दोस्तों आप इतिहास देखेंगे तो जान पाएंगे कि यहूदी नरसंहार कितना विध्वंसक और दर्दनीय था। नाजियों ने यहूदियों का नरसंहार किया था दोस्तों। जो बचे वे इजराइल पहुंचने लगे, मतलब जो बच गए थे वो लोग वापस इजराइल भागने लगे दोस्तों। अरब नागरिकों ने विरोध किया, लेकिन कमजोर अरब सत्ता इसे रोक नहीं पाई। मतलब अरब के लोगों ने ये विरोध किया कि यहूदियों को इजराइल में शरण ना दी जाए, लेकिन सत्ता रूप से या फिर कूटनीतिक रूप से कमजोर होने का अरब से बिल्कुल भी रोक नहीं पाई। इन संघर्षों को रोकने के लिए कई बार कोशिशें नाकाम रही। आइए दोस्तों बताते हैं कि इजराइल की स्थापना कैसे हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 नवंबर 1947 को प्रस्ताव पारित किया कि फलस्तीन का बंटवारा अरब राज्य, यहूदी राज्य व यरूशलेम शहर में होगा। और इसके बाद ये हुआ कि अगर जैसे कि आप देखते होंगे कि जैसे भारत और पाकिस्तान बने तो दोनों देशों में दंगे, बड़ी मात्रा में दंगे हुए, नरसंहार हुआ। कुछ उसी तरीके से अरब और यहूदियों में हिंसा का नया दौर शुरू होगा दोस्तों। इसमें अरब कमजोर हो चुके थे, बिल्कुल ही कमजोर हो चुके थे। यहूदियों ने 14 मई 1948 को इजराइल राष्ट्र की घोषणा कर दी। मतलब यहूदी जो लोग थे, और चूंकि अरब लोग पहले से कमजोर थे ही, तो यहूदियों ने इसका फायदा उठा के इजराइल राष्ट्र की, इजराइल देश की घोषणा कर दी। इसी वर्ष 1948 में ही अरब इजराइल युद्ध भी हुआ, जिसमें लगभग 15,000 लोग मारे गए दोस्तों। अब देख सकते हैं आप कि 1948 में 15,000 की जनसंख्या क्या होती है। ये बहुत बड़ी जनसंख्या थी दोस्तों उस समय के हिसाब से। और इसके बावजूद ये लोग यहीं नहीं रुके। 1956 में दूसरा अरब इजराइल युद्ध हुआ, जिसमें इजराइल ने गाजा पट्टी पर पूरी तरह फलस्तीन सरकार को निर्वासित कर दिया। मतलब गाजा पट्टी जो जगह है वहां से फलस्तीन सरकार को पूरी तरीके से हटा दिया गया। हालांकि बाद में कब्जा छोड़कर उसने फलस्तीन सरकार को वहां बसने के लिए इजाजत दे भी दी, लेकिन ये अब दया स्वरूप था या फिर क्या कोई कूटनीतिक था या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, इसका खुलासा दोस्तों अभी तक तो नहीं हो पाया है। दोस्तों इजराइल फलस्तीन के बीच, इजराइल हमास फलस्तीन के बीच ये संघर्ष रोकने के काफ़ी प्रयास हुए हैं। इनमें शांति कायम करने के काफ़ी प्रयास हुए हैं। हालांकि वो सब नाकाम रहे हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से प्रयास थे, कब हुए और उनके नाम क्या क्या दोस्तों। तो दोस्तों इसी कड़ी में 1993 में ओस्लो शांति समझौता हुआ दोस्तों। उसके बाद 2000 में आए तो देखें कैंप डेविड समझौता हुआ था। फिर 2001 में ताबा समिट, 2007 में अरब शांति पहल। ऐसे कई प्रयास हुए इस संघर्ष को रोकने के, लेकिन वे सब विफल ही रहे। प्रमुख वजह हमास जैसे आतंकी संगठन दोस्तों। ये जो फलस्तीन इजराइल विवाद है, इसकी मुख्य वजह हमास नामक आतंकी संगठन है, जो इजरायली सेना व आतंकी नागरिकों पर लगातार मतलब कई बार हमले करते रहते हैं। जैसे पाकिस्तान का जैश मोहम्मद भारत के लिए है, कुछ वैसे ही हमास संगठन इजराइल के लिए है, जो कि फिलिस्तीन का आतंकी संगठन है। तीसरा अरब इजराइल युद्ध इजराइल ने एक तरफा जीता दोस्तों। 5 से 10 जून 1967 तक, यानी सिर्फ और सिर्फ 6 दिन के युद्ध के बाद
इसराइल ने एक तरफा जीत दर्ज की। दोस्तों ये युद्ध सिर्फ 6 दिन चला था, जिसमें इसराइल ने पूरी तरीके से जीत आराम से दर्ज कर ली। उसने पहले हमले कर पड़ोसी के देशों को, वायुसेना को तकरीबन पूरी तरीके से नष्ट ही कर दिया दोस्तों। इसने काफी भूभाग मिस्र से अपने कब्जे में लिया। मतलब मिस्र के काफी भाग इजराइल ने कब्जा कर लिया। इससे ये जो इजराइल का लगातार युद्ध में जीत था और कब्जा था, इससे डर कर जॉर्डन और सीरिया को जो शांति समझौता था उसको मानना पड़ा, या फिर कहें कि शांति समझौता करना पड़ा। इस युद्ध में दोस्तों जो तीसरा युद्ध था, जो 6 दिन चला था, लगभग 20,000 अरब और करीब 1,000 इजरायली सैनिक मारे गए थे। 20,000 अरबी सैनिक और करीब 1,000 इजरायली सैनिक मारे गए थे दोस्तों। विवाद आपको बता दें कि विवादित जो वेस्ट बैंक और गाजा है, उसमें 2013 में लगभग 1.2 करोड़ लोग रह रहे थे। इसमें दोनों समुदायों की आबादी करीब आधी थी। मतलब एक तरफ ईसाई और एक तरफ यहूदी, दोनों की आबादी लगभग आधी थी। आबादी को यहूदी और अरब क्षेत्र में बांटा गया था, लेकिन हिंसा और दंगे होते रहे। दोस्तों जहाँ पे दो धर्म होते हैं, यहाँ पे हिंसा और दंगे तो होते ही हैं। इसका बेहतर उदाहरण आप भारत में हिंदू और मुसलमान का देख सकते हैं। हालांकि ये राजनीति से प्रेरित होते हैं मोस्टली। इस विवाद को देखते हुए दोस्तों आपको बता दें कि हमास ने इसके 3 कारण बताए हैं। मतलब हमास जो आतंकी संगठन है, उसने इजराइल पर हमले के 3 कारण भी बताए हैं। हमास ने कहा कि ये यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ अपवित्र करने की सजा है। मतलब हमास का मानना है कि जो यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद है, उसको इजराइल ने अपवित्र कर दिया दोस्तों। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इसी साल अप्रैल में इजरायली सेना ने अल अक्सा मस्जिद पर ग्रेनेड फेंककर उसे तहस नहस करने की कोशिश की थी, जिससे हमास आतंकी संगठन जो है, उनका मानना है कि उन्होंने इसको अपवित्र कर दिया है दोस्तों। इजरायली सेना लगातार हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है। मतलब ये जो लगातार 5,000 रॉकेट दागे गए हैं, इसके बाद से इजरायली सेना भी सक्रिय हो गई है और हमास के ठिकानों पर लगातार बमबारी या गोलीबारी कर रही है दोस्तों। इजरायली सेना, उसका मानना है हमास का कि इजरायली सेना हमारी महिलाओं पर हमले कर रही है। मतलब हमास का ये मानना है कि इजरायली सेना बहुत ही गिरी हुई सेना है, जो महिलाओं के ऊपर भी हमला कर रही है। वहीं हमास के प्रवक्ता जो हैं गाजी हमाद ने अरब देशों से अपील भी की है कि इजराइल के साथ अपने सभी रिश्तों को तोड़ दें। दोस्तों जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि जब युद्ध शुरू होता है तो जो युद्ध शुरू करता है या जिसकी गलती देखी जाती है, उसको कूटनीतिक रूप से पीछे धकेलने की कोशिश होती है। मतलब उसके साथ कोई व्यापार समझौता हुआ हो उसको ख़त्म कर देना, उसके साथ व्यापार को ख़त्म कर देना, उसके साथ चल रही योजनाओं को ख़त्म कर देना, ये राजनीतिक तरीके से चलते रहते हैं। हमाद ने कहा कि इजराइल एक अच्छा पड़ोसी और शांत देश कभी भी हो नहीं सकता। मतलब जो भारत पाकिस्तान के लिए बोलता है कि पाकिस्तान कभी शांत नहीं रह सकता या फिर किसी को अपने किसी पड़ोसी को शांति से नहीं रहने दे सकता, कुछ वैसे ही हमास या फिर फलस्तीन ने इजराइल के लिए ही कहा है। वहीं इजरायली दूतावास के अध्यक्ष ने मुंबई में ये कहा कि मोदी एक वैश्विक नेता है और इस युद्ध में मोदी का रुख बहुत ही अहम साबित रहता है।
दोस्तों ये बयान थे भारत में इजराइल के महावाणिज्य दूत कोबी सुसानी की, जिन्होंने कहा कि देश पर हमास के रॉकेट हमले प्रधानमंत्री मोदी का रुख आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध में महत्वपूर्ण है। सुसानी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध में भारत सरकार का रुख अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी एक वैश्विक नेता हैं और एक राष्ट्र, एक मित्र और भाई के रूप में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमला इजराइल की संप्रभुता पर हमला है, जिसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये शब्द थे इजराइल के जो दूत हैं कोबी सुसानी, ये उनके शब्द थे। दोस्तों बता दें कि इजराइल में मेघालय के 27 नागरिक, यानी अपने देश मेघालय के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के 27 नागरिक फंसे हैं। इस वजह से इजराइल के पीएम जो हैं और इजराइल के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, उन्होंने केंद्र से ये अपील की है कि इजराइल से अपने नागरिकों को या फिर वहाँ के मेघालय के नागरिकों को जल्द से जल्द निकाल लिया जाए। दोस्तों इस बात को लेकर 8 अक्टूबर को सुरक्षा परिषद की बैठक भी हुई। सुरक्षा परिषद जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक शाखा है, जो कि ऐसे समय पर आपात बैठक करती है। और इस बैठक से पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये बयान आया कि अमेरिका इजराइल के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। मतलब अमेरिका ने भी अपना रुख साफ कर दिया दोस्तों कि वो इजराइल के तरफ ही रहेगा। हालांकि दुनिया में चिंता भी है कि ये कहीं तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल ना हो। तो इजराइल पर हमास के हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रविवार को आपात बैठक बुलाई गई, यानी 8 अक्टूबर को, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने हमास के हमले की निंदा भी की। क्या इस बात पर निंदा ही कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की और हर मदद देने का भरोसा जताया। मतलब उन्होंने कहा कि अमेरिका इजराइल की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है और उनके साथ मजबूती से खड़ा है। इजराइल को अपनी और अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है, ये भी अमेरिका के हिस्सा है। यूरोपीय संघ और ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों ने हमास के हमले की निंदा की। वहीं कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्होंने हमास के हमले को सही ठहराया है, जिसमें कुवैत और कतर समेत अधिकतम मुस्लिम देश ने ये काम किया है। मतलब कुवैत और कतर समेत जितने भी मुस्लिम देश हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों ने हमास का ही साथ दिया है, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है, ऐसा बताया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल पर हमले की कड़ी शब्दों में निंदा भी की और व्यापक टकराव से बचने के लिए सभी कूटनीतिक प्रयास का आग्रह किया। हालांकि ये बातें सुनना न सुनना इजराइल, फिलिस्तीन और हमास के हाथों में है।